का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं, अपना कीमती वक्त निकाल कर इस TV11 के स्टूडियो में आज शिरकत करे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे अहम मेरा पहला सवाल ये है कि आज बीआरएस पार्टी मतलब 10 साल इख्तियार में थी और कांग्रेस पार्टी करीब 1.5 साल हो चुके हैं इख्तियार में आकर। तो कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है बार बार बीआरएस पार्टी सोशल मीडिया के ज़रिए और उनके कार्यकर्ताओं के ज़रिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। फार्मर्स को पैसे दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी टीआरएस पार्टी के 10 साल के पीरियड में कई ऐसे हादसे हुए जो मंजर आम पर नहीं आए, और ख़ास करके टीआरएस पार्टी एक टीम बनाकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जब कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई, मैं गवाह हूँ कि सियाद साहब ने खुलकर सब लीडर्स को कहा था कि काम करने दो, उनको अवाम इक़्तिदार दी है, 6 महीने उनको काम करने दो, साल भर तक उनको काम करने दो। मगर अपोजिशन का काम होता है कि जो चीज़ गलत हो उस पर उंगली उठाए। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद रेवंत रेड्डी कोई एक ऐसी मीटिंग नहीं जाती जहां पर केसीआर साहब पे उंगली नहीं उठाते। उनकी बर्थडे के फंक्शन में भी उन्होंने केसीआर साहब को कुछ ना कुछ कह देते हैं। रहा सवाल, आपको जो है 16-15 महीने के आसपास आपकी इख्तियार हो गई कांग्रेस पार्टी को हुकूमत मिलकर। अब आप बताइए, हम क्वेश्चन क्यों नहीं करना, मीडिया में बात क्यों नहीं करना? आप देखिए, असेंबली में, पिछले असेंबली में केटीआर साहब ने रूबरू रेवंत रेड्डी से कहा है कि अगर सर तुम किसानों को माफ़ किए हैं तो चलो आप कौन से भी इजला में चलते हैं, चलो तुम्हारे कोडांगल में चलते हैं, वहाँ के किसान से पूछते हैं कि भाई तुमको तुम्हारा जो खर्चा था माफ़ हो गया क्या, तुमको जो है रेतु बंधु मिल गई क्या? अगर से मिल गए बोल के कोई एक भी किसान कहता है तो मैं वही निदान कर देता हूँ। जब रूबरू असेंबली में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं कि हम रिजाइन कर देते, तो फिर आप जब दावा कर रहे हैं कि सबको दे दिए तो फिर आप क्यों खामोश बैठे? और एक बात, एज ए माइनॉरिटी लीडर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 महीने में 24 के आसपास फसाद हुए। तेलंगाना में मिसाल नहीं मिलती थी मॉब लिंचिंग की, ये नॉर्थ में हुआ करते थे, मगर तेलंगाना पहला स्टेट हो गया साउथ में जो आदिलाबाद के बाद मॉब लिंचिंग हुई। वनापड़ती में स्कूल के बच्चियाँ, स्कूल अथॉरिटी वाले जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज जुम्मा अदा करने का परमिशन देते हैं, वीएचपी वाले स्कूल में पहुंचकर बच्चों को रोकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। आज तक वहां पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जागीरदार मस्जिद मोइनाबाद की पूरी शहीद कर दी गई, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैनूर में जो है वांटेडली प्लान तरीके से कारोबार को जलाया गया, 4-5 मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस तमाशा बन के देखे रही, होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पास है, आज तक रिव्यू मीटिंग नहीं करे कि हुआ क्या। अब हाल में देखिए आप, निज़ामाबाद की मस्जिद में, जगतियाल की मस्जिद में तोड़फोड़ शुरू हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर किधर है? आप किसानों के, आप जो 6 गारंटी करके, जो वादा करके जो आप गवर्नमेंट में आए थे, वो 6 गारंटी तो दूर की बात है, उसमें से कुछ भी टच नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऐसा टच कर लेके निकल गए। मगर आप जो वादा करे वो वादा छोड़ दिए। आप इसके अलावा 6 गारंटी के अलावा आप अगर से उनका मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का, मैं जो है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मैं मेंबर था, मैनिफेस्टो कमेटी का मैं मेंबर था, 420 वादे हैं, 420, और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 12 वादे हैं। आज तक आप बताइए, मौलाना आज़ाद का जो है योम पैदाइश का जश्न मनाया गया, योम पैदाइश मनाई गई 11 नवंबर को रविंद्र भारती में, चीफ मिनिस्टर आए, मौलाना आज़ाद के नाम से एक तोहफा तालीम बोल के स्कीम भी शुरू करे, मतलब प्रॉमिस करे। उस दिन एक बच्चे को तो कम से कम दे देना था, एक बच्चे को तो तोहफे तालीम बोल के देना था। उस दिन वहाँ नहीं दे के बोलते हैं आप हमारे माइनॉरिटी लीडर्स को जिताए नहीं।
तो आप कौन सी ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आप पे उंगली नहीं उठाए, बताइए आप कौन सा ऐसा काम है जिसको आपको हम सोचे भाई चलो हाँ चलो ये गवर्नमेंट ये काम कर रही है, अच्छा कर रही। आप औरतों को जो वजीफ़े देते बोले उसमें नाकाम हुए, आज तक कोई औरतों को वजीफ़े नहीं मिले। आप जो है किसानों को जो देते बोले उसमें नाकाम हो गए। आप रैतु बंधु देते बोले उसमें नाकाम हो गए। मौज़नों को जो है मौज़न इमाम को जो हदिया जो है पिछली गवर्नमेंट जो दिया करती थी केसीआर साहब के ज़माने में, 4-4 5-5 महीने के वो भी नहीं दे रहे आप अभी तक। आप तो वादा करे थे ज़्यादा देंगे, 12-12 हज़ार देंगे। आप कौन सी चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसपे आपको तनकीद नहीं कर रही है? बोलिए आप कर रहे क्या ये दिनों में? पिछले 15 महीनों में आप देखिए दिल्ली के इनके दौरे अगर से आप उठा के देखेंगे आप तो महीना 1.5 महीना तो दिल्ली के दौरों में चले गए इनके। फिर फॉरेन ट्रिप में करीब जो है 20-25 दिन चले गए। तो 15-14 महीने में आपके 2 महीने तो आपकी खाली बाहर फिरने में निकल गए। आप रह रहे कहाँ यहाँ पर काम करने के लिए? आपको कुछ भी काम करना है तो बस केसीआर साहब कुछ बोल देना, ये काम नहीं है। केसीआर साहब आप अपोजिशन में नहीं, आप चीफ मिनिस्टर है, आपको अवाम तेलंगाना की इख्तियार दी, आप काम करो भाई। शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर भी कई बार मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे, कांग्रेस पार्टी को बीआरएस पार्टी जानबूझकर बदनाम कर रही है। 10 साल इख्तियार में थी, कई वादे किए थे टीआरएस पार्टी, 12% रिजर्वेशन बोले थे। फिर उसके बाद बीआरएस पार्टी की हुकूमत में भी कई मस्जिदें शहीद हुए। हाँ, वो कुछ भी नहीं। आज छोटी छोटी चीज़ को सोशल मीडिया के जरिए सहारा लेते हुए इसे बड़ा कर बताकर कांग्रेस पार्टी को कहीं से भी बदनाम करने की साजिश है। हम सही नहीं होते तो हमारे को सीएम बनने के बाद एमपी इलेक्शन में भी बेहतरीन 8 सीट आए, फिर बीआरएस पार्टी को डिपॉजिट तक नहीं आई कई जगह पर, क्योंकि मुसलमान बोल के नहीं, हर मज़हब के लोग बीआरएस पार्टी से नाराज़ है। बीआरएस पार्टी शुरू से सियासत करते हुए आई है, चाहे कोई भी मज़हब। कांग्रेस पार्टी हर रूल अदा कर रही है। उनका कहना यह है कि हम आकर चंद दिन नहीं हुए, हम बस की लेडीज़ को जो है आरटीसी फ्री करे, फिर राजू जो स्कीम है, हेल्थ का स्कीम है, उसको 10 लाख रुपए करे, फिर दूसरे भी करे, 1 बाय 1 करते जा रहे। मगर हमारे यहाँ पर पूरा लाख करोड़ों में कर्जा कर दिए। पहली चीज़, बीआरएस गवर्नमेंट पूरा खजाना हुकूमत का खाली कर दिए, कर्जे में वो कर दिए। दूसरी चीज़, संभलने नहीं दे रहे। तीसरी चीज़, बदनाम करने की साजिश कर रहे। उसके बावजूद भी हम यहाँ तक कामयाब हुए हैं। हाइड्रा निकालने वाली भी बीआरएस पार्टी, और आज खिलाफ कर उनके पास जाकर और होना बोलकर उसको एक शई देकर सीन क्रिएट करने में केटीआर साहब कभी पुराने शहर को नहीं गए, मगर हाइड्रा के जरिए पुराने शहर का दौरा करे। ये कांग्रेस पार्टी लोगों का कहना ये है। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको जो बता दूं, 12% जो आपने कहा, आप बेहतर जानते मेरे बारे में, मैं 34 इयर्स कांग्रेस पार्टी में था एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन। मैं खुद 12% में कई जो है धरने किए। आपको बता दूं केसीआर साहब जो है 12% पे क्या किए वो भी बताया तुम्हें। आप केसीआर साहब ने 12% पे असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करे, रेजोल्यूशन पास करके उसको दिल्ली भेजा दिए। क्योंकि आप बेहतर जानते दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट है। अगर से 12% रिजर्वेशन वो तो करेगी नहीं, मगर कौन सा भी रिजर्वेशन आपको देना तो दिल्ली हुकूमत से जाना, दिल्ली पार्लियामेंट में पास होना। अब केसीआर साहब के पास उतने एमपी थे नहीं कि दिल्ली में पास कराए। एक आप जो कर सकते थे असेंबली में 12% रिजर्वेशन पास करके भिजा दिए। दूसरी बात जो है आपको ये भी बता दूं कि रिजर्वेशन के वक्त जब 12% रिजर्वेशन पास करके जब भिजाए तो कुछ हमारे तेलंगाना के दानिश्वर, मैं नामों के साथ भी बाद में बोलूँगा कौन कौन इसमें थे, वो लोग जाके केसीआर साहब को ये बताए कि देखिए महाराष्ट्र का जो है रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए माइनॉरिटी का। अगर से हम 12% बोल के पार्लियामेंट में रखे और बीजेपी जो है ये कैंसिल कर दी तो ये 4% भी चले आता। लिहाजा हम जब तक इख्तियार में नहीं रहते जब तक जो है इसको आप आवाज़ मत उठाओ। ये हिकमत के ज़रिए खामोश बैठा गया। एक दूसरी बात आपने कहा कि पीआरएस के टाइम में मस्जिदें शहीद हुई। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि मस्जिदें कौन सी शहीद हुई। एक आपको बता मैं बता दूं, नहीं आपको बताता हूँ, मैं सुनिए आप, मैं पूरा डाटा के साथ बताता हूँ। सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदां शहीद हुए थे जी, जिसके वो वहाँ 2 मस्जिद बनाए। एक दूसरा जो है एक खाना की जो मस्जिद बन रही है, एक्चुअली वो एक खाना मस्जिद थी नहीं, वहाँ पर एक आशुर खाना था, वहाँ घर में कोई रहते थे,
और जीएचएमसी से जब जो है 2 करोड़ 22 या 25 लाख के आसपास का चेक वो लेने के बाद, घर समझ के वो लेने के बाद पैसे लेके विड्रॉ कर लिए, वो बाद में जो है 2 मलिया वालों को पैसे नहीं बटे, वो लोग जो है करके क्या बोले ये जो वक्फ बोर्ड में थी मस्जिद थी बोल के वो कर दिए। वही टाइम पे जो है गवर्नमेंट से ये भी आया था कि भाई हम वो इतनी जगह आपको बहादुर देखते हैं, हमको नहीं मालूम था वो मस्जिद थी, सो ये पैसे लिए सामने वाले पे, हम इस पे केस करेंगे, फलानी चीज़ है। ये एक चीज़ 2 हो गई। तीसरी बात आप बता रहे शमशाबाद मस्जिद शहीद हुई थी। शमशाबाद की मस्जिद शहीद होने में कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं था, वो एक प्लॉट का हिस्सा जहाँ मस्जिद बनी थी उसके बाजू जो है एक रास्ता जा रहा था किसी के फार्म हाउस का, तो उन लोगों ने क्या करा, इस मस्जिद का परमिशन नहीं है बोल के कोर्ट से आर्डर ला के रातों रात जो है डिमोलिश करे थे। मगर उसमें भी टीआरएस गवर्नमेंट आगे आके केटा साहब आगे आके और मस्जिद महकमा बना के दे दिए 3। चौथी मस्जिद जो है शमशाबाद के रोड पे हाईवे पे जाने से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जो है वो मस्जिद के बारे में पूछे तो मस्जिद है नहीं बोले, तो सामने के 2 मलियाँ लिए और उधर मलियाँ की जगह दे के वो मस्जिद जैसी की वैसी है। अब आपको बता दूँ, अब और आपके पास मस्जिदों का डाटा नहीं है, वही बोल देता हूँ मैं आपको कि एक जो है शामिरपेट पे एक मस्जिद शहीद हुई लैंड ग्रैबर्स की तरफ से। जी हाँ। वो बस्ती वाले खुद लैंड ग्रैबर्स को पकड़ के जो है वो मस्जिद दोबारा तामीर करा लिया वहाँ पर, वो महल्ले वाले पूरे हिंदू मुसलमान सब मिल के करे। वो एक खोतागौड़ा में मस्जिद शहीद हुई फॉरेस्ट में, वो भी जो है मस्जिद नहीं थी बल्कि वो एक वो था बल्कि जो है वो लोग शहीद करे, तो उस पर भी गड़बड़ करने के बाद वो भी जगह वैसी वो हो गई। तो ये जो है ना बोलना कि टीआरएस गवर्नमेंट में बहुत हुआ, टीआरएस गवर्नमेंट, अरे भाई ठीक है, टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ जो भी गलतियां हुई थी जिसकी वजह से तुम्हारी हुकूमत आई ना, तो तुम मोइनाबाद की मस्जिद जागीरदार मस्जिद पूरी की पूरी मस्जिद शहीद कर दिए। आज तक तुम, जब तुम सेक्युलर ताकत है तो तुम आज तक तुम्हारा एक स्टेटमेंट क्यों नहीं है भाई ये मस्जिद दोबारा तामीर करेंगे, वहाँ के डिपार्टमेंट के वालों को बुला के, अब जब होम मिनिस्टर है तक रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं करते आप? ये मुसलमानों पे इतने हमले हो रहे, आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे एक एमएलए ने गुस्ताखी की तो उसको पीटीआई के अंदर डाल दिए। आप यहाँ पर इतने मॉब लिंचिंग हो रही, दुनिया के हिंदू मुसलमान का एक नया टेंशन तेलंगाना में गर्म हो गया, उसके बावजूद आप अभी तक एक रिव्यू मीटिंग नहीं करते। मैं चाहता हूँ आप गुलिस्ता 4-8 दिन पहले मैं आपका एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया में, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमएलए जो मुसलमानों के साथ कुछ बदतमीजी से पेश आ रहे थे। जी हाँ, वो जो है ना खानापुर का है, खानापुर के एमएलए क्या है, वहाँ पर जो है लोग क्या बताए कि भाई ये दो एक मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का और 1-2 जनों का जो है वहाँ पर फ्रीडम फाइटर का पुतला लगा है, तो भाई यहाँ पर भी जो है ना मौलाना आज़ाद का एक हम वो लगाना चाहिए, मगर इस्लाम में स्टैचू क्या ममनूअत है, लिहाजा जो है एक किताब लगाएंगे, कोई एजुकेशन मिनिस्टर थे, किताब लगा के जो है मौलाना आज़ाद के नाम से वो सर्कल को जो है चौरस्ते को एक नाम देंगे, मौलाना आज़ाद का नाम देंगे बोल के वहाँ के लोग 2 साल से प्रपोजल है, नहीं 11 महीने से प्रपोजल है। ये एमएलए साहब आजकल कल परसों ये लोग म्यूनसिपल ऑफिस में जब उनको पूछे घेरे तो आप गुफ्तगू तो उनकी देख ली। जी हाँ, सुना मैं, देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, उखाड़ लेता हूँ, गालियाँ देख लेता हूँ, कह तो इतना सब हो जा रहा, तो हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आप देखिए थोड़े दिनों के बाद आप देखिए हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया होते चले जा रहा, समझ गए। अब तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 10 साल से केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखे। अब देखिए कल के दिन आप मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी या बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि माहौल और स्टेज बना के दे रहे। कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेस का चोला पहन के चीफ मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं, बीजेपी को रास्ता बना के दे रहे। और तीसरी बात जो आपने कही थी कि हमारे मतलब बीआरएस के दौर में जो है बहुत सारे वादे हुए थे, मुकम्मिल नहीं हुए। आप एक वादा बताइए, आप जो 6 गारंटी का देखिए, वादे मैनिफेस्टो डिफरेंट है। आप और भट्टी विक्रमा साहब दोनों मिलके सिग्नेचर मार के गारंटी काट दिए थे कि हम आते 100 दिन में ये करेंगे बोल के 6 प्रॉमिस। आप एक प्रॉमिस के बारे में जाके देखिए, आवाम के पास जाके पूछिए कि एक प्रॉमिस भी पूरा हुआ। औरतों को जो फ्री बस करे वो 6 गारंटी में नहीं था, मगर फिर भी करे आप, हम उसकी कोई मना ही नहीं करते, मगर उसका अल्टरनेट भी देखना था कि ऑटो वाले सफ़र हो जा रहे। एक ऑटो वाले साहब से जब पूछे केटीआर साहब गाड़ी में, मैं और दोनों बैठे थे, तो उन्होंने बोले साहब हमारे को भी एक जो है ना एक ऑटो में एक सिस्टम ऐसा लगा देना कि औरतें हमारे ऑटो में भी बैठ के जहाँ जहाँ चले जाए फ्री।
और हमारे को जो है वो गवर्नमेंट फिंगर से फिट कर दिया, तो हम मेहनत गवर्नमेंट को दे दो। जी। तो फिर इसकी नुमाइंदगी बीआरएस पार्टी नहीं करेगी क्या फिर इसकी? देखिए नुमाइंदगी की बात है, हम सिर्फ नुमाइंदगी तो कर रहे हैं ना, जी। हम सब सवाल ही तो उठा रहे हैं ना। जी। आप इतना तकलीफ में आ जा रहे हैं, हमारा वर्कर जो है मीडिया पे डाल रहा, जो देखिए आग लगी तो ही धुआं उठता है। जी। आप जब काम करने बैठ जाएंगे तो हम आपको क्या बोल सकेंगे। आप इतना रास्ता तेलंगाना में जो है, इतना मतलब तेलंगाना को हर चीज़ से इतना पीछे करते चले जा रहे हैं, तो एज ए अपोजिशन हमको तो आपको हम बर्बाद होने तो नहीं देंगे तेलंगाना। हम तो सवाल पूछेंगे, अगर से आप श्योर है तो आप जवाब देते, नहीं है तो आप ऐसे पुकारते रहते। रेवंत रेड्डी का कहना यह है कि उनकी जो दिल्ली के टूर हो, चाहे वो एब्रोड भी गए, तेलंगाना रियासत को तरक्की के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके लिए गए। केसीआर साहब 10 साल में फार्म हाउस छोड़कर कितने बार आवाम के दरमियान आए, उनका सवाल ये है। और आज अपोजिशन में आने के बावजूद भी 15 महीने में मुकम्मल हो चुके होने आ रही, फिर भी अपोजिशन का रूल अदा नहीं करके फार्म हाउस से एक रोज़ एक नया नया सियासत रंग लाते जा रहे हैं। मतलब सिर्फ बात नहीं करके गुमराह करने का केसीआर और बीआरएस पार्टी का काम है बोलकर कांग्रेस पार्टी का इल्जाम मैं है। आपको इस पर एक बात कह देता हूँ। कांग्रेस का ऑफिशियल पेज जिस पे कांग्रेस के मीडिया हेड्स जो सोशल मीडिया चलाते, मन्ने सतीश, इनका ग्रुप पूरा सुनील की रहनुमाई में एक ट्वीट किया कि फार्म हाउस का चीफ मिनिस्टर अच्छा था या प्रजापालन चीफ मिनिस्टर अच्छा था। 73% उनके पेज पे 73% पब्लिक जो है फार्म हाउस सीएम अच्छा था बोल के दी। और हबीब भाई मैं आपको बोलता हूँ, आप कभी जो है अपने कैमरे के साथ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा केटीआर साहब से, केसीआर साहब से, आप अपने कैमरे के साथ फार्म हाउस को जाइए केसीआर साहब की। ये जो फार्म हाउस बोलते हैं, जो लोगों के दिमाग में जो एक कल्चर आता ना, ऐसा कुछ नहीं है। और एक घर है, जी जी, एक G+1 का घर है, जी, नीचे मेहमान आने के बैठने का है, ऑफिस टाइप है, ऊपर एक कमरा है जहाँ पर केसीआर साहब रहते, एक डाइनिंग टेबल है, किचन है, इससे हट के कुछ नहीं है फार्म हाउस में वो। हाँ, ये और बात है कि केसीआर साहब क्यों नहीं निकलते। भाई केसीआर साहब की जो आर्मी है, जो केटीआर साहब है, जो बीआरएस हरीश साहब है, जो पीआरएस के लोग हैं, इनका ही तुम सामना नहीं कर सक रहे अभी तक। जो आप काम, जो गलतियां कर रहे हैं वो उठाए तो आप इतने परेशान हो जा रहे हैं। अब रही बात, हम बात करते हैं अब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के आम आवाम की। जो तकरीबन आवाम है आज जो है, कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आके कई दिन हो चुके, फिर भी स्कीम्स नहीं मिल रही। मगर यहाँ पर चंद आवाम का कहना ये है, बीआरएस पार्टी कांग्रेस अपनी ज़ातियत पर उतर गए। आवाम के जो मसाइल है, जहाँ पर कांग्रेस का भी कहना यह है कि जहाँ पर नुमाइंदगी करना चाहिए, जहाँ अपोजिशन रूल अदा करना चाहिए, वहाँ पर अदा नहीं कर रही बीआरएस पार्टी। हाँ, आवाम के मसाइल हमारे से पूछो, हमारे को असेंबली में पूछो, सवाल करो, हमारे को बोलकर करा लो हमारे से काम, मगर गैर ज़रूरी बदलाव करने की साजिश कर रहे और आवाम को गुमराह कर दे रहे। और आवाम भी परेशान है कि क्या करे। तो आवाम से क्या कहना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हाईकमांड जो, जैसा कि सीएम है, सीएम का भी कहना ये है कि हम बार बार हम एब्रोड गए, टूर गए, वहाँ गए बोले तो भी तरक्की के लिए आज तेलंगाना रियासत में इतने लाखों करोड़ों की खर्चा रहने के बावजूद भी आज हम एक अच्छे स्टेज पे लेके जा रहे हैं और डेवलप कर रहे तेलंगाना स्टेट को आज बोलकर सीएम का भी कहना है। आप थोड़ा जो है फिगर्स के साथ एक बार होमवर्क करो कि बीआरएस गवर्नमेंट के 10 साल में कितना खर्चा हुआ, कांग्रेस की 15 महीने में कितना खर्चा करे। आप एक बार ज़रा फिगर के साथ करें तो आपको मालूम हो जाता है कि कौन कितना खर्चा ले रहा, कौन स्टेट को डुबा रहा। एक दूसरी बात जो है कि फ़ौरन जाके बिजनेस ला रहे हैं। आप दिल्ली जाके आप तेलंगाना का कुछ भला नहीं कर रहे, आप तेलंगाना जाके कुछ भला नहीं कर रहे। आप दिल्ली जाके आप अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉयल कांग्रेस वाले, जो पुराने कांग्रेस वाले, आपको जो है वो उनका और आपके बीच में जो है एक कोल्ड वार चल रहा, आप वो उसकी वजह से जा रहे हैं। आपको तेलंगाना की आवाम के लिए दिल्ली में जाके तेलंगाना की आवाम को वोट दिया, यहाँ बिठाओ, आप यहाँ काम करो, बोले आप दिल्ली जा रहे खाली आप अपने मफायद के लिए। अपने पास जो एक 4-5 कैबिनेट के जो रैंक की जो पोस्टां हैं बचे हुए, जो मिनिस्ट्री देना है, उसको बचाने के आते, उसको अपना आदमी दलाना, अपना आदमी दलाना, अपना आदमी दलाने के चक्कर में जा रहे सो आप तेलंगाना का क्या भला करने जा रहे हैं आप। एक और दूसरी बात, जो अब आवाम की बात करें आप, तो देखिए आवाम आज बेहतर जानती है कि
कि आवाम के कौन दोस्त थे, कौन आवाम का काम किया, कौन आवाम के साथ जुड़ा था। आज हम जो भी सवाल उठा रहे हैं हम आवाम के लिए उठा रहे हैं। अब आप बताइए, आप भी बोले, मेरा एक छोटा सा वीडियो देखे थे आप कहीं कि खानापुर का जो एमएलए जो बदतमीजी की, क्या मैं वो बात नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। अगर से मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कल के दिन फलाना एमएलए बात करा, आप नहीं उठाए, माइनॉरिटी लीडर रह के। बिल्कुल तो आपका आप जहां पर हमारे पास क्या है, जहां पर जिसको जो लग रहा है जो गलत है, हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। हम अकेले बोल के नहीं है, बीआरएस पार्टी में पूरे लीडर्स है, चाहे केटीआर साहब है, चाहे हरीश भाई है, चाहे जगदीश भाई है, चाहे कनोकर साहब है, जितने भी लोग हैं हमारे लोग हैं, चाहे कौशिक रेड्डी है, जो भी है, जहाँ पर जो उनको लग रहा है जो गलत है वो सामने लेके आ रहे हैं। और आपने कहा कि भाई हमको असेंबली में बोलो, आप कुछ काम है आवाम का करा लो। केटीआर साहब आपको असेंबली में रूबरू पूछे, भाई किसानों का माफ़ नहीं करे, आप कर्जा माफ़ करो। आप बोले कर दिया, तो बोले ठीक है, कोड़ंगल जाएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, आपके किसानों से मिलेंगे। अगर तुमने बोल दिया अगर से हो गया तो मैं वही रिजाइन कर देता हूँ, तो आप एक्सेप्ट कोई भी नहीं करे। भाई असेंबली में है ना, आप असेंबली आवाम देख रही है ना आपको, तो आप वहाँ पर क्यों एक्सेप्ट? आप कहाँ पर क्वेश्चन करना, आप बताओ अभी भाई। अगर से चीफ मिनिस्टर को असेंबली में क्वेश्चन कर रहे, असेंबली में जवाब नहीं दे सक रहे उन्होंने, तो अब करेंगे कहाँ, उनको कहाँ पूछेंगे? क्योंकि एक एमएलए अपोजिशन लीडर रहने की वजह से बिल्कुल एमएलए जो भी है, चाहे वो साबिक़ा वजीर हो या एमएलए हो, असेंबली में पूछ रहे। हमारा सीएम का भी उसमें, हाँ ये मैं भी सुना था उसमें कि वो बोले कि कहीं भी न को तेलंगाना रियासत में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलेंगे। तो भाई जब आप सीएम रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसानों को भी नहीं दे सके, तो आप बताइए, आप अंदर तेलंगाना पूरा इतना बड़ा रियासत है, और 10 सालों में जो किसान, मतलब जो हमारा जो चावल की जो पैदावार होती थी, अब हम किधर आके देख लो। हर मामले में, अब आप गर्मी के दिन आ रहे, अब आप एसी डाल दिए, नहीं तो घर पसीने जा रहे थे, अब कितना ज़्यादा करंट देखो, अब अभी देखो, अब 2 महीने के अंदर रमजान आने वाला है, करंट की तो पानी का तो एक दिन हो गया, वो भी जो है ये एरिया में तो बिल्कुल कम खुर रहा पानी। अब देखो कितनी चीज़ें आने वाली, तो आप ये भी नहीं उठाना, सवाल नहीं उठाना, बिल्कुल उठाना। ये आवाम का सवाल है, हमारा सवाल है, आवाम का है। तो अब आवाम का सवाल हम उठा रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि भाई हम हमको बताओ क्या है। जब हम आपको सब एक काम करता हूँ भाई, इंशाल्लाह अभी तो 420 दिन हो गए इनके, जी हाँ, 420 सरकार के 420 दिन हो गए जी। इंशाल्लाह। एक 600 दिन गुजर जाने के बाद पूरा लिखता हूँ, एक आपके सामने बैठ के पूरा लिख के आपके हाथ को देता हूँ लेटर, आप जाएगा कि सीएम को दे के ये इतने काम बचे हुए नहीं करे, आप बोले। और एक चीज़, ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के कई एमएलए जीते हुए हैं, मगर वो एमएलए भी आवाम जो परेशान है फिलवक्त, हम बीआरएस पार्टी पे नहीं, केसीआर साहब पे, बीआरएस पार्टी पे भरोसा करें। चाहे वो हल्के खैरताबाद था, या जुबली हिल्स हो, या सनत नगर हो, या फिर शेरलिंगमपल्ली, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आज बीआरएस के एमएलए आवाम के दरमियान नहीं है, क्योंकि जीतने के बावजूद भी हुकूमत नहीं है बोलकर घरों में बैठ रहे, या तो फिर बोला भी टूरों पे बाहर फिर रहे, आवाम के मसाइल को हवा में छोड़ दिए। ये आवाम का इल्ज़ाम है। देखिए, आप आवाम का इल्ज़ाम तो नहीं है, ये आपको जो है कोई सवाल बना के दिया। नहीं, सवाल नहीं भाई, मैं आपको उसका जवाब भी दे तो मैं आपको जुबली हिल्स में देख लो, मेरी बात सुनिए, आपको जवाब दे तो मैं आपको। अभी रिसेंटली एक 4-5 दिन पहले आपकी मीडिया में भी ये बात आई होगी, आपके कान में से ज़रूर गुजरी होगी, आपकी आंखों से गुजरी होगी, कि कांग्रेस के 10 एमएलए फार्म हाउस पर बैठकर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि भाई हम इतने, मतलब 15 महीने हो गया गवर्नमेंट आके, एज ए एमएलए हमारे इलाकों में हम कुछ काम नहीं कर सक रहे हैं, गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं पहुंचा रही। ये एक थोड़ा सा मतलब रूमर बाहर में निकला था, सीएम परेशान भी हो गए थे, ये लोग दिल्ली जाके जो है हाईकमांड से अपॉइंटमेंट लेके उनकी तकलीफ दिल्ली को देंगे बोल के बोले, जो कांग्रेस के एमएलए थे। बात ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, बीआरएस के जो ग्रेटर हैदराबाद में जो एमएलए जीते हुए हैं, ठीक है, हमारी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, और तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद में एक भी कांग्रेस का एमएलए जिता हुआ नहीं था। ये वजह से जो है हमारे को जो है एमएलए के जो फंड्स होते हैं, काम करने के जो चीज़ें होते हैं, उस पर जो है थोड़ा सख्ती कर दी गई है। जब सीएम साहब बोल रहे हैं, मेरी बात सुन, आप सुनो ना मेरे भाई, आप बीआरएस के एमएलए को देने का फंड बात कर रहे हैं, आप आपके कांग्रेस के एमएलए को नहीं दे रहे, बल्कि कांग्रेस वाले आपके खिलाफ जो है बैठ के फार्म हाउस में आपके गाना गा के चले गए। ये आपकी पोल खुल जाती है, किधर आप क्या कर रहे हैं।
तो बोलने का मतलब क्या है, आवाम भी बेहतर जानती है। बिल्कुल ग्रेटर हैदराबाद की आवाम का हम सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं उनका कि उन्होंने बीआरएस के लीडर्स कायदीन को जिताया, एमएलएस को जिताया। मगर क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है उनके वादे जो करके आए वो करने में नाकाम है, तो हमारे एमएलएस को कहाँ फंडिंग देंगी, कहाँ काम करेंगे। और रहा सवाल हमारे आदमियाँ पब्लिक में नए रहने का, ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई वजह से कुछ है तो अलग बात है, मगर आप बताइए, आप देखिए, मैं मेरा आप देखिए, आप फ़ोन देता हूँ आपको, आप बीआरएस पार्टी का जो है अगर से आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आप पूरे एमएलए वहीं दिखेंगे, आपको हर सब्जेक्ट पे दिखेंगे, कौन सा एमएलए कौन से सब्जेक्ट पे बात करता है दिखेंगे। आवाम का भी जो है, आवाम के बीच में भी रहना, आवाम के पास भी जाना। अब आप देखिए, मैं समझता हूँ 15 महीने के अंदर सवेरा फंक्शन हॉल में मैं समझता हूँ अब तक गोपीनाथ साहब की तरफ से 8 या 10 फंक्शन तो हो गए आवाम के साथ। आप भी आए थे जी। और आज भी जो है उनके जो है थोड़ा तबीयत नासाज होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे है, बट हर चीज़ पे उन्होंने आगे है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो रूमर्स है कि कब पब्लिक में नहीं है, भाई हम पब्लिक में है नहीं है सेकेंडली मैटर है। तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम आवाम तुमको चुनी, आवाम तुम्हारी बॉस है, आवाम को जो वादा करे वो वादे के आप काम करो बस। हम हमारे और कुछ नहीं चाहिए, हम सो रहे जा रहे फिर रहे घूम रहे हमारा छोड़ दो, हमारी आवाम को हम देख लेते। आप अपने एमएलएस को तो देख लो कम से कम। आपके एमएलए कांग्रेस के जो लॉयल एमएलएस है, बाहर की पार्टी से जीत के नहीं आए, सो है शुरू से कांग्रेस में है। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मेरे पूरे करीबी लोग हैं वो पुराने माजी के, तो उन्होंने खुद आपसे परेशान है कि 15 महीने में हमारे एरिया में हम एक काम नहीं कर सके। असेंबली में आप देखेंगे येल्लारेड्डी के जो एमएलए मदन मोहन राव साहब ने चीख के कहा क्या फ़ायदा में एमएलए रह गए। तो आप बताओ, आप हमारा मत देखो, हमारे को तो अपोजिशन लोग सताएंगे, इनके खुद के एमएलए को नहीं दे सक रहे नो। अब एक ब्रेक लेने से पहले एक अहम सवाल है, केसीआर साहब के ऊपर और बीआरएस पार्टी के ऊपर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि आवाम ने उनको हरा दिया, और उसके बाद अब बीआरएस पार्टी और केटीआर साहब और बीआरएस के पूरे कारकुन क्या कर रहे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक शेयर, फेसबुक इस पे आ गए। मतलब आवाम इनको दूर करने के बावजूद भी मेरे को इतने आए, तुम्हारे को इतने आए, लाइक मार के शेयर करके आखिरी में बीआरएस पार्टी की यह हाल हो गई कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए लाइकों पे शेयरों पे जी रहे। क्योंकि हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी का बयान है, केसीआर साहब को 73 है, अभी जो आप बोल रहे हैं फार्म हाउस सीएम और प्रजाराज सीएम बोल रहे, वैसी उसी तरह से नहीं। तो ये रिसेंट में स्टार्ट, क्योंकि ज़्यादा वक्त ज़्यादा नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ। और ये भी कहे स्टार्टिंग से द डे फर्स्ट से बीआरएस पार्टी प्रमोशन करने में बहुत एक्सपर्ट है, और सोशल मीडिया में और छोटी सी चीज़ करके बड़ी बतलाने में बीआरएस पार्टी माहिर है इस चीज़ों में, और इसका काम ही है। इसलिए हमारे को इतने लाइक आया, तुम्हारे को हमारे लोगों के इतने शेयर हुए, हमारे इतने व्यूज़ हुए। काम क्या करे वो नहीं बोल रहे, मत लाइक करे शेयर। जब लाइक शेयर इतने होते तो आवाम उनको जिताती थी, आज उनको घर पे कहीं को बिठा दी, क्योंकि आवाम उनसे बज्जन हो गई, और उनके कारकुनों से, उनके एमएलए से, उनके रोडिज्म से बज्जन होकर उनको हारना पड़ा बोलकर सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा और चंद वजीरा भी कांग्रेस पार्टी के ये चीज़ का असेंबली के अंदर खुलासा करे, हाल ही में 10-12 दिन की बात। ठीक है, चलो ये बात है तो हबीब भाई आप ही जाके सीएम साहब को बोलिए, मैं तो बीआरएस पार्टी का छोटा कारकुन हूँ, मैं बगैर केटीआर साहब के केसीआर साहब की परमिशन से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आप जाके बोलिए कि जब बीआरएस पार्टी लाइक शेयर पे रह गई, व्हाट्सएप पे रह गई, और आप काम कर रहे लोगों के बीच में है, हम व्हाट्सएप पे है, डिसॉल्व करो असेंबली, डिसॉल्व करो, इलेक्शन में आओ, कोडंगल में जाओ, एक करो, कोडंगल छोड़ो, तुम सीएम है ना, हमारा लाइक शेयर पे अगर तो तुमको इतनी तकलीफ है तो तुम तो काम कर रहे ना। तो कोडंगल का सीएम को बोलो रिजाइन करो, बोलो चीफ मिनिस्टर को, कोडंगल में इलेक्शन लड़ते हैं। जो वजीर आपको बोले हैं, जो एमएलए आपको बोले हैं, उन सबसे भी बिल्कुल सवाल करूंगा। उनको सवाल मत करो, आप उनको बोलो भाई रिजाइन करो,
ये जो 10 एमएलए टीआरएस के जो बीआरएस कांग्रेस में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आते ही इन लोगों को जो है कांग्रेस की मीटिंग में, असेंबली एजेंसी मीटिंग में तक नहीं बुलाए। ये 10 एमएलए का 10 एमएलए का इलेक्शन आता बोल के अभी से खौफ में है, ये 10 छोड़ दो। तुम बोल रहे ना भाई, हमारी बीआरएस के लोग माहिर है, सोशल मीडिया पे माहिर है, इंस्टाग्राम पे माहिर है। अब आप ही बता रहे थे, मैंने बोले तो ठीक है मेरे आप, मैं भी आपके जरिए उनको पूछा रहा हूँ। अब अभी बताए मेरे को कि भाई मेरे पास याद आज मुंशी रहनुमा सब पेपर आता, मैं कभी खोलते भी नहीं, हम सब ऑनलाइन पे देख रहे। तो हम आजकल ऑनलाइन के लोग हैं, तो हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पे हमारी बात पहुंचा रहे हैं। आपको जब इतनी तकलीफ है, आप बोल रहे हैं नहीं ऑनलाइन के लोग हीरो है, छोड़ दो उनको, हम काम करते पब्लिक में, हम काम करके उन काम नहीं करे इसलिए आवाम उनको घर में बिठा दी, हम काम कर रहे बोल के आवाम उनको लाइव हो रहे। जब इतना उम्मीद है आपको, तो अभी भाई उनको बोलिए आप जाके कि आपके काम की बुनियाद पर आप रिज़ाइन करो, हमारे लाइक शेयर की बुनियाद पर हम इलेक्शन में आते। नाज़रीन, अब लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आने वाले बल्दिया इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी किस तरह से कांग्रेस से मुकाबला करेगी, क्या बीआरएस पार्टी दोबारा हैदराबाद शहर में मेयर बनाएगी या फिर कांग्रेस बनाने में कामयाब होगी। अब ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेंगे, जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा इस प्रोग्राम में देखने के लिए आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा पॉलिटिकल पंच में आप तमाम का इस्तकबाल है। तो शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, हमारा और एक सवाल है, जो आने वाले दिनों में बल्दिया इंतखाबात है ग्रेटर हैदराबाद में, तो आने वाले इंतखाबात में आप अभी कह रहे थे कि आज भी इलेक्शन होता तो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनको इस्तीफ़ा दे के आ जाओ, बोलो आवाम फैसला सुनेगी। तो हम बात करते हैं ग्रेटर हैदराबाद में बहुत जल्द इंतखाबात होने वाले हैं, तो उस बारे में बीआरएस पार्टी कैसे तैयार है और बीआरएस क्या दोबारा मेयर बनेगी शहर हैदराबाद में। देखिए, जीएचएमसी का जो भी इलेक्शन आएगा, मैं समझता हूँ तेलंगाना में जो भी इलेक्शन आएगा, चाहे वो लोकल बॉडी का हो, चाहे वो सरपंचों का हो, जेडपी जो भी आएंगे, बाई इलेक्शन भी हो, चाहे बाई इलेक्शन भी हो, आप देखेंगे आपको आवाम की जो है ना किसको हिमायत मिल रही वो देख लेंगे आप। इस वक्त जीएचएमसी का इलेक्शन जो है, अभी मैं समझता हूँ 1 साल बचा हुआ है उसका। तो जीएचएमसी में जितने कारपोरेटर कांग्रेस के तरफ इस वक्त है, बीआरएस के चले, बीआरएस से जो होके चले, उनके तो 2 ही थे, तो बीआरएस से जो चले गए वो खुद आज परेशान है। क्या करते हैं, इलेक्शन आया तो हम क्या करना, हम कैसा जीतना, क्योंकि आवाम खुल के अगर से आवाम की राय लेने अगर से आप निकलते हैं आपका कैमरा ले लेके, तो आप आवाम देखना आप खुल के किसके फेवर में बात कर रही है, किसके फेवर में नहीं कर रही। तो हमको पूरी उम्मीद है कि जीएचएमसी का इलेक्शन हो या कौन सा डिस्ट्रिक्ट के जो भी इलेक्शन होंगे या बाई इलेक्शन होंगे, बीआरएस अपनी पकड़ मजबूती से रखेगी और व्हाट्सअप फेसबुक के शेयर के साथ रखेगी, पूरों के साथ रह के फिर हम व्हाट्सअप पे बैठेंगे इंशाल्लाह। मतलब व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ट्विटर, ये 4 चीज़ का सहारा लेते हुए फिर से एक बार दोबारा ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस कामयाब होगी। देखिए, आज टेक्नोलॉजी की इतनी अहमियत हो चुकी है इंसानों के बीच में, अगर आप टेक्नोलॉजी के बगैर आज आप जो है अगर से बात करते हैं तो मैं समझता हूँ वो नहीं है। और इलेक्शन एक इलेक्शन में होता क्या है, पब्लिक को जुड़ने के लिए, पब्लिक से बात करने के लिए, पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए हर पार्टी उनके बीच जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो माध्यम, जो भी पब्लिक तक पहुंचने के जो भी हमारे पास जो भी ज़रिए है, हम पूरे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो और कोई शक्ल हो, हम तो पहुंचेंगे बराबर। हमारे पास सुनील गंगोली जैसा कोई स्ट्रैटेजी मेकर नहीं है, हम किसी को पैसे दे के नहीं ला रहे कांग्रेस पार्टी जैसा तेरी। हमारे पास जो है, हम जो 10 साल जो पब्लिक के बीच में रह के जो 10 साल जो आवाम को जो काम किए हैं, वही हम जो है बुनियाद रख के हमारे आवाम के सामने जाएंगे और आवाम देख रही है। आज आवाम को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर खाली केसीआर साहब आगे ये करके चलेगा तो बस है। आज आवाम उतना केसीआर साहब को जो उतना याद कर रही है, तो ये तो मैं बोलूँगा रेवंत रेड्डी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उसको एक मौका दिया था, तेलंगाना की आवाम एक मौका दी थी, कुर्सी पे बैठ के जो है आवाम का काम करना छोड़ के हाइड्रा ला के, मूसिका ला के, ये ला के जो आपके मैनिफेस्टो में है ही था ही नहीं, वो सब ला के जो है ना लाइनिंग में नहीं ला के जो है ना इतना तेलंगाना की आवाम को रुला दिया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों के जो है स्कूल के बुकान तक, बैगान तक बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चियाँ तक बदवा दिए।
केसीआर साहब के ज़माने में तो जो है छोटे छोटे बच्चे भी बोलते थे केसीआर अन्ना जिंदाबाद। तो एक मौका मिला था कि रेवंत रेड्डी को कि आवाम की खिदमत करे, पर वो आवाम की भी खिदमत नहीं करे। कांग्रेस के एमएलए उनके खिलाफ है, कांग्रेस के लीडर्स उनके खिलाफ है। ताज्जुब की तो ये बात है कि 15 महीने हो गया माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। तो अब कौन से तबके को उन्होंने लेके इतनी अकड़ के बातें कर रहे हैं, अल्लाह जाने। हम तो आवाम के सामने जाएंगे तो आप देख लेंगे, हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आवाम हमारा साथ कैसा देंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह। शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मेरा अहम सवाल है आपसे, जैसा कि आप बोल रहे कि हम आज जो भी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, आने वाले इंतखाबात में सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। जब बीआरएस पार्टी इख्तियार में थी, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी, जब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया वालों को दबाया जा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था, उन के ऊपर केसेस डाल रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आ गई, अब बीआरएस पार्टी वही सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, और कांग्रेस पार्टी वाले वो दिन वो वक्त को भूल गए। आज फिर सोशल मीडिया वालों को, डिजिटल मीडिया वालों को कांग्रेस वाले डराना शुरू कर दिए। तो अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ऐसी हो गई, वॉलीबॉल के जैसा हो गई, इधर मारे तो उधर गिरना, उधर मारे तो उधर, मतलब हक और सच्चाई बताने का वो दौर चलेगा। अब आपकी हुकूमत 10 साल थी, जब कई सोशल मीडिया वालों के ऊपर केसेस करे, कई लोगों को नोटिस दिए, कई चैनल्स को बंद कर दिए, इलीगल बोले यूट्यूब चैनल्स वेस्ट है, सोशल मीडिया वेस्ट है बोले। आज वही सोशल मीडिया के जरिए आप लोग अपोजिशन का मुकाबला कर रहे हैं। और आज हार्ड टॉपिक असेंबली में ने, तेलंगाना रियासत में ने, इंडिया लेवल में हार्ड टॉपिक चल रहा हो, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है, शायद आप देखिए आप उसमें कि जो लाइक्स शेयर्स के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया, तो मेरा कहना ये है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आज आप इख्तियार में नहीं है, कल रहे बात भी हमारे जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया वालों का ख्याल रखें आप, ताकि जो सच न्यूज़ है उसकी आप वो करो, मगर अंडर द प्रेशर आके पॉलिटिकल जो सच्चाई बता रहा है उसको ब्रेक करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना। हाँ, गलत न्यूज़ है, चाहे वो कोई भी रहने दो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर सेटेलाइट हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है। मगर जो हानेस्टली न्यूज़ डालते हैं उनके खिलाफ भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये हम बीआरएस पार्टी के इख्तियार में भी देखें, 10 साल बीआरएस पार्टी इख्तियार में थी, आपके लोग भी बहुत करें। तो मेरा कहना ये है, आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, 13 साल पहले शायद मैं आपके पास आया था। जी बिल्कुल, 13 साल में जब कांग्रेस का था, जब आया था जी जी, और आपको तो कोई बंद नहीं कराया 10 साल में। एक दूसरी बात जो है, टीवी 9 मैं समझता हूँ, शायद मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, जब केसीआर साहब ने टीवी 9 को जो है न्यूज़ जो है गलत चलाने की वजह से उनको जो है 24 आवर्स या 1 महीना कुछ बैंड लगाए थे, शायद बैंड लगाए थे। तो बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, अगर देखो इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, अगर हम भी बताते हैं कि हम जो है अगर से कुछ हमारा इलीगल एक्टिविटीज़ होता है तो क़ानून को इख्तियार है कि हम पे एक्शन ले। अगर से जो इलीगल नहीं है तो उसको नहीं दबाया जाता, ना टीआरएस की गवर्नमेंट में दबाया गया। अब आपको बता दूं मैं आपको, क्योंकि आप बार बार ऐसा पूछ रहे कि कांग्रेस जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रही है, खाली आवाम के सामने है, तो मैं कांग्रेस पार्टी में था, शायद आप जानते होंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी जानता हूँ कि 18 से 19 ऐसे चैनल्स यूट्यूब्स के थे जो सपोर्टर्स के थे, जो रेवंत रेड्डी साहब चलाया करते थे। जब केटीआर साहब के पास जो है ना इतने चैनल्स नहीं थे। अब सोशल मीडिया की अहमियत एक आवाम के सामने आ गई। सोशल मीडिया क्या है मालूम हो गया। अभी देखिए आप, टोली चौकी में रात में कल एक वाक़या हुआ 12 बजे रात, कुछ फायरिंग हुई, 2 बच्चों, 2 गैंगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। देखे देखे तक सुबह तक पूरी आवाम तक मालूम हो गया कि भाई टोली चौकी में तो कुछ हुआ। ये सोशल मीडिया का पावर है, ठीक है। अगर से आप कुछ अच्छी काम करते हैं तो आपको कोई नहीं रोकता। आप कोई इलीगल काम करेंगे तो कल केसीआर साहब आएंगे तो भी रोका जाएगा। बेशक आज रेवंत रेड्डी साहब है तो उनको भी हम बोल रहे हैं कि रोक दो। आप एक बात सुनिए, मगर जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, आप बता रही, कल भी हम जो है जो हमारा ऑब्जेक्शंस, हमारे एज अपोजिशन पार्टी रहने के बाद आप जो गलत करेंगे, आप जो है जो वादे कर गया वो नहीं करेंगे, आप हमारी आवाम को जो है तेलंगाना की आवाम को अगर से आप रुस्वा करेंगे तो हम सोशल मीडिया पे हम बात करेंगे। पहले जब पॉलिटिक्स में आया था, अभी भाई बता दूं मैं आपको, मैं 35 ईयर पुराने की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं था। हम जब कुछ हम धरना करते थे, जब हम कुछ एक रैली वाली कुछ ऑर्गेनाइज करते थे, या हम कुछ इशू पे कहीं भी एक ले आके मेमोरेंडम दे रहे हैं या किसी को हम
कुछ ना वो दे रही, तो वो टाइम पे होता क्या था बोले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं कुछ, तो एक फ़ोटो लेते थे और कल सुबह में पेपर में आए तक हम इंतज़ार करते थे कि हमारे पेपर में हमारी न्यूज़ आई नहीं आई। आज देखिए आप, अगर से मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से निकलने के बाद जो है मेरी फ़ोटो डाल के टीवी 11 पे मैं हबीब साहब के साथ 1 घंटा चर्चा था, ये सवाल थे, ये करे बोल के मैं अपना वायरल कर देता हूँ, तो मेरे पास फॉलोअर्स भी है, मेरे देखने वाले भी है। तो आज इतना हो गया कि भाई आपकी बात आप पहुँचाओ, तो उसको गलत अगर से मान रहे हैं तो वो गलत है। मैं अगर से कुछ ऐसा कर दे रहा हूँ जिसके आपके राइट्स ख़राब कर रहे हैं, इसमें आपकी शान में अगर से गलत हो रहा है, तो आपको हक़ है कि मेरे ऊपर आप वो करें, मगर आप पब्लिक का नुकसान करेंगे और हम मीडिया में आप बोलेंगे भी नहीं, ये तो गलत है बात। ठीक है, हम आपको हर जगह रोकेंगे, जहाँ आप आवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे, जहाँ आप आवाम की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएंगे, जहाँ आवाम को रुस्वा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तेलंगाना की खूबसूरती को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तेलंगाना का वक़ार को कम करने की कोशिश करेंगे, हम बराबर हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करेंगे, ख़ुद हम रोड पे आएंगे, धरना देंगे, कुछ भी करेंगे, ये हमारा हक़ है और हम ये करेंगे और ये आगे भी चलता रहेगा। GHMC का इलेक्शन आने दो या कौन सा भी इलेक्शन आने दो, हम जो है हमारा वोटर्स, हमारी आवाम तक हम कैसा पहुँचना, उस तक पहुँचने का कैसा रास्ता है, हम पहुँचेंगे। तो मेरा सवाल है, मैं आखिरी में GHMC इलेक्शन में क्या फिर से एक बार दोबारा BRS बराबर 100% मेरे काम BRS पार्टी बनेगी जी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह सिंगल मार्जिन से बनाएंगे। क्या आप गुज़िस्ता चंद महीनों तक MIM से आप लोग दोस्ती थी, फ्रेंडली थी, अब एलायंस ख़त्म हो गया या फिर एलायंस है, फिर आने वाले बल्दिया इंतखाबात में क्या MIM BRS मिलकर लड़ेंगे या फिर BRS अलग MIM अलग लड़ेगी? ये साहब, मैं तो जो है कांग्रेस पार्टी में था 10 साल, तो MIM से खिलाफ ही थे। अब हम BRS में आए तो भी हमको खिलाफ ही मिले होगा, तो हमारा तो रिश्ता खिलाफत ही चली हमारी तो। मगर खिलाफत है, मगर वो आपके वेलविशर में, जब आप कांग्रेस पार्टी में कई दिन गुजारने के बाद, उस वक्त कांग्रेस में थे जब कांग्रेस मुसीबत में थी, जब आप कांग्रेस का झंडा लेते थे, कई केसेस हुए आपके ऊपर भी, कई एहतजाज करने के बाद आखिरी में आप BRS पार्टी में, तो सबसे पहले ट्वीट करने वाले भी आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे, आप भी थे, मैं भी था, जब मैं भी आपका न्यूज़ कवर कर रहा था आपके मकान पे। तो बताइए, अगर से असद भाई अगर से मेरा ट्वीट करे, असद भाई को कुछ चीज़ मेरी पसंद आई तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप ही के जो है चैनल से मैं असद भाई के लिए भी यही कहता हूँ, असद भाई मामू अच्छा आदमी है, मामू के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो आपने भी जानते हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं कि रेवंत रेड्डी किसका साथी है और कांग्रेस पार्टी किस तरफ जा रही है, आप अच्छे से जानते हैं। और आपकी पर्सनालिटी को रेवंत रेड्डी को सपोर्ट करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, हम तो खुला कर दें। तो आप लोग मतलब हो सकता BRS MIM भी अलायंस हो सकती बल्दिया इंतखाबात? देखिए, ये मेरे हाईकमान का फैसला रहेगा। वो तो बिल्कुल हाईकमान, मैं इतना कहूँगा कि आज हम जो है इलेक्शन में सिंगल पार्टी होकर जा रहे हैं और शानदार जीत, और हम शानदार जीतेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही चेहरा है KCR साहब का, हमारे पास शोल्डर्स में कमांडर है KTR साहब है, उनके टीम में हम सब है, तो इंशाल्लाह जो है हम हमारा पूरा जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है अच्छे से नंबर्स में जो है GHMC में भी आए और तेलंगाना में भी आए। देखिए, मेरा आखिरी सवाल है, जबकि हुकूमत चले गई BRS पार्टी से, उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसमें डिपॉजिट भी चली गई, तो अब क्या उम्मीद से, क्या मसाइल लेकर आवाम के सामने BRS पार्टी जाएंगी और BRS पार्टी को आवाम क्यों वोट डालेंगी? और रहे हैदराबाद के अंदर हर जगह पर BRS पार्टी के सिटिंग MLAs है, तो वो MLAs भी आवाम के दरमियान नहीं है। एक दो MLA जो है फंक्शन प्रोग्राम कर ले रहे, पर दूसरे MLAs भी तो एक्टिव रहना ना, दूसरे जैसा मुशीराबाद की हम बात करते हैं, हाँ, दूसरे MLAs भी है, अब जुबली हिल्स काम करे, ठीक है, सनत नगर काम करे, फिर दूसरे MLAs भी है, दूसरे MLAs कोई एक्टिव पूरे MLAs बताया तो हम नहीं बता सक रहे, मैं बता देता हूँ। नहीं, अभी कल मुशीराबाद में जो है ना, एक स्कूल के फंक्शन में गया था, 150 उसको वहाँ पर जो साइंस प्रोजेक्ट का जो एग्जीबिशन लगा था, तो मैं वहाँ था, तो मुर्ता गोपाल साहब भी वहाँ पर थे, ठीक है, बिल्कुल आवाम में है।
और आप देखिए हर चीज़ पे मुट्टू गोपाल साहब और उनका फर्जन जो है बराबर मुशीराबाद के अवाम में आप समझ में आप शायद कवर नहीं कर रहे। जहाँ तक अंबरपेट का सवाल है, काला वेंकटेश हर इशू में है, मूसी रिजर्व में सब लोगों के साथ जुड़े थे, सबको एश्योरेंस दिए, केस करता हूँ क्योंकि उन्हें एडवोकेट है, मैं खुद आपका केस बगैर पैसों से लड़ता हूँ, बताएं। अब देखिए विवेक साहब अपनी जगह पे बराबर जंग लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। कृष्णाराव साहब कुकटपल्ली में अपनी जंग बराबर लड़ रहे हैं। श्रीनिवास यादव, पद्माराव साहब तो आप देख रहे हैं हर वक्त पब्लिक के बीच में है। तो जितने ग्रेटर है उपल के हमारे एमएलए लक्ष्मण रेड्डी साहब जो है पब्लिक में है, सविता इंद्रेडी साहिबा इलेक्शन हारने के बाद भी महेश्वरम, नारायण नगर, चेवड़ला पूरा आप देख रहे हैं। तो जितने हमारे ग्रेटर हैदराबाद के जो लीडर्स जो फेसेस है, हम पब्लिक में ही है। ये आपको जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट में समझ में आ जाएगा कि पब्लिक में कौन है, पब्लिक के साथ कौन जुड़ा हुआ है, पब्लिक किसको भरोसा कर रही है, आपको मालूम हो जाएगा। अब रहा सवाल, बार बार आप 2 बार पूछ ले कि एमपी इलेक्शनों में जमानत नहीं है। मेरे भाई गलत बोल रहे हैं, जमानत की बात नहीं है। जहाँ तक बीआरएस का सवाल है एमपी इलेक्शनों में, आप ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है ना, मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसा एक बना दिया गया था, एक जो छवि हो गई थी, वो भी सोशल मीडिया का एक कमाल है। हम जब सोशल मीडिया में पीछे थे, ठीक है, नहीं आपकी पार्टी पीछे थी, आप तो शुरू से पहले। नहीं मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम सोशल मीडिया में पीछे थे तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि जिसकी वजह से जो है ना, क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं थी, अभी कांग्रेस खुल के नहीं आई थी, अभी हैदरा नहीं लाई थी, अभी मूसी का नहीं आया था। अगर तो ये सब आ जाता तो अब यकीन मानो वो 8 एमपी हमारे होते थे। और आप देखेंगे जहाँ पर बीजेपी लड़ रही थी वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमारा आदमी था, हम लड़े वहाँ पर। ये और बात है कि हमको जो है कुछ हमारे जो रीजंस है, हम जो है केटीआर साहब जो इसकी फाइल मंगाए, क्या वजह से क्या है, हम पार्टी के अंदर चर्चा करे हैं कि क्यों हम पीछे हुए हैं। उस वक्त भी इल्जाम आए कि डायरेक्टली बीआरएस पार्टी बीजेपी को मदद करके वीक कैंडिडेट्स को दी, बोलकर ऐसे इल्जाम भी आए थे। अब आप कोई एक ऐसा कैंडिडेट बताइए वीक है। पद्माराव साहब सिकंदराबाद में वीक है, यही एमपी साहब पद्माराव साहब, मैं बता रहा हूँ कल इक़्तिदार चेंज हो दो, पद्माराव साहब जो है 5 लाख मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई वीक नहीं था, हालात जो है हमारे फेवर में नहीं थे। पब्लिक ये समझी कि भाई हम अभी कांग्रेस को जिताए, तो लिहाजा कांग्रेस इख्तियार में है, कांग्रेस को मौका देना चाहिए बोले था, वो पब्लिक सोची। और हम पब्लिक के कोई खिलाफ नहीं है, पब्लिक जो आपको पब्लिक सपोर्ट करी, हम नाराज नहीं हुई। अब पब्लिक हमको सपोर्ट करी, तुम नाराज क्यों हो रहे भाई? शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मैं एक अहम सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जो दिल्ली में इंतखाबात हुए और उसके नतीजे भी आ चुके हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी 10 साल से इख्तियार में थी, मगर अब बीजेपी की शानदार कामयाबी हुई है वहाँ पर, और आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपोजिशन रोल अदा करेंगी, 20 से ज़्यादा सीट आए और कांग्रेस को शायद 1 या 2 सीट आए। तो इसकी वजह क्या हो सकती, ऐसा बदलाव क्यों हुआ होगा वहाँ पर? सबसे पहली बात तो दिल्ली में कांग्रेस 0 है जी, और हैट्रिक 0 है जी, यानी 3 लगातार इलेक्शनों में 0 हुई। इससे बात मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ इसमें कि अभी आप पार्लियामेंट इलेक्शन में देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया अलायंस में केजरीवाल साहब के साथ इलेक्शन लड़ी थी, और जब दिल्ली का इलेक्शन आया तो केजरीवाल साहब को अकेले छोड़ दिए। ठीक है, आप पिछले 2 टर्म से यानी 10 सालों से दिल्ली में 0 है, एक भी एमएलए नहीं जीत रहा। इस बार जब अगर से वहाँ इक़्तिदार में है पार्टी और सिर्फ 2 एमएलए बीजेपी के छोड़ के बाकी के पूरे एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते हुए थे, तो आप वहाँ पर एक 10 एमएलए 5 एमएलए बीआरएस आम आदमी पार्टी से अलायंस करके आप लड़ सकते थे। मगर आप इतने ज़्यादा सीटें पूछे वहाँ पर कि आम आदमी पार्टी आपको वो सीट देने के लिए आपका समझौता नहीं हुआ, आप उनको छोड़ दिए। अब मैं बोलता हूँ आपको कि आप लोग जो है मीडिया के ज़रिए सवाल हमको बार बार पूछते हैं कि बीआरएस जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही। आप बताइए कांग्रेस जो है दिल्ली में क्या करी? 15 एमएलए ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी, और वहाँ पर कांग्रेस वो वोट कटाई। अगर से वो नहीं काटती तो आज जो है दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती थी। इससे ये जाहिर हो जाता है कि मोदी से लड़ने का फेस राहुल गांधी नहीं है।
मोदी से लड़ने के लिए कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर नहीं है कांग्रेस के पास जो मोदी से लड़ सकता है। मोदी से लड़ने के लिए अब एक नया अलायंस होना चाहिए तेलंगाना पूरी इंडिया में, और वो अलायंस की मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि वो अलायंस की सदारत, वो अलायंस का इंशाल्लाह जो मोदी के ख़िलाफ़ जो सूर फूका जाएगा वो तेलंगाना की सरजमीन से केजरीवाल साहब के हाथों से शुरू होगा, वो आप याद रखिए। और दूसरी बात, यही इलेक्शन के बाद में जो है आप सब के ज़रिए, आप भी कभी गांधी भवन गए तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप तो मैं और तमाम कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर से कह रहा हूँ, खुदारा अभी भी वक्त है। बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है हिंदुस्तान में, अब अगर से बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस में वो ताकत नहीं है। आपको कांग्रेस को, बीजेपी को रोकना है तो आप सबसे मेरी अपील है, आपने 15 महीने में रेवंत रेड्डी की सरकार देख ली है। आपने देखा है कि एक मुस्लिम मिनिस्टर आज तक नहीं बनाए, जबकि रेवंत रेड्डी के लिए कोई ज़्यादा पेचीदा मसला नहीं था, मगर रोक के रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 14-15 महीने में कितने फसाद हुए। आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हैदराबाद तेलंगाना में शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी अपने जो है जड़ें गाड़ रही है। खुदारा सेक्युलर जितने कांग्रेस के लीडर है, जिसको मैं जानता हूँ, मैं आप सब से कहता हूँ कि अब खुदाफिज करो कांग्रेस को, बीआरएस में आ जाओ, पूरे मिल के बीजेपी से लड़ेंगे। सेक्युलर तेलंगाना है, गंगा जमुना का तहजीब का तेलंगाना है, इसे बचाने के लिए आप सब कांग्रेस को छोड़िए, बीआरएस में आइए, मिल के लड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, जो बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर है और काफ़ी अच्छे टैलेंटेड इंटेलिजेंट एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी सफ़र कांग्रेस पार्टी में थे और आज बीआरएस पार्टी में आकर भी इंतखाबात के वक्त आ गए और बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब। शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का कहना यह है कि 15 महीने भी मुकम्मल नहीं हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, अवाम काफ़ी बज़न आ चुकी है, सिर्फ कहना है भी कांग्रेस पार्टी का, अभी तक करना कुछ भी नहीं है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और ये चीज़ का खुलासा कर दिया, आने वाले बल्दिया इंतखाबात चाहे वो कभी भी हो, बहरहाल वक्त करीब हो चुका है, कभी भी हो, बीआरएस पार्टी फिर से एक बार भारी मेजॉरिटी के साथ शहर हैदराबाद में बगैर किसी की मदद के हैदराबाद का मेयर बीआरएस पार्टी का रहेगा। और वो दिन, और ये भी चैलेंज किया है कि आज कांग्रेस पार्टी आज रिजल्ट करती, पूरी गवर्नमेंट आज इंतखाबात करती, तो बीआरएस पार्टी इख्तियार में 100% श्योर तेलंगाना रियासत में आएंगी, क्योंकि कई गारंटीज, 6 गारंटी जो थे उसमें से कई मुकम्मल नहीं हो चुके कांग्रेस के, जिसकी वजह से और आवाम के मसाइल को खुद के कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को भी फंड नहीं दिया जा रहा, ऐसे इल्ज़ाम आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो नाज़रीन, आज के पॉलिटिकल पंच में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सवाल जवाब में, जिसमें हैदराबाद की नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत की जानी मानी मशहूर और मारूफ हस्ती शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, जो बीआरएस पार्टी के लीडर है सीनियर, वो हमारे साथ अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, हमारे साथ उनका कीमती वक्त वो दिए और हम बेहद शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे खुसूसी मेहमान और आइंदा मेहमान। आइंदा पॉलिटिकल पंच प्रोग्राम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के साथ और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV11 न्यूज़।